మీడియా మిత్రులకి నమస్కారం. ఆలస్యానికి మన్నించాల్సిందిగా కోరుతాను. గౌరవనీయులు జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు అతి చిన్న వయసులో గౌరవనీయులు జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు అతి చిన్న వయసులో 30 సంవత్సరాల వయసులో మొట్టమొదటిసారిగా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ గా గెలిచారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 4 సార్లు లోక్సభ సభ్యునిగా, ఒకసారి ప్రస్తుతం రాజ్యసభ సభ్యునిగా కొనసాగుతున్నారు. मंच पे मेरे साथ यहाँ उपस्थित रघुनंदन राव जी, चिंताला रेड्डी, समस्त मेरे मीडिया के भाई बंधु, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज मेरा हैदराबाद का दौरा हो रहा है। यह दौरा नागर विमानन क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, जहाँ एक तरफ हमारे स्थायी साधन की संपूर्ण समीक्षा हम लोग इस एक दिवस के दौरे पे कर रहे हैं। हमारे अंतर्राष्ट्रीय विमानतल के अलावा कई ऐसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के केंद्र सरकार एवं निजी संस्थाओं के साथ मिलकर यह स्थापित होते हैं, जो केवल उड़ान क्षेत्र और हवाई अड्डे से न जुड़ी हुई होते हुए पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। और कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, जैसे कि बोइंग का टाटा के साथ समझौते के आधार पर जो फैसिलिटी यहाँ बनी हुई है, सिकोर्स्की जो हेलीकॉप्टर बनाती है, प्लेन बनाती है, उस कंपनी की टाटा के साथ एक समझौता की फैसिलिटी बनी हुई है। एमआरओ में मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल में साफरान की बहुत विस्तृत फैसिलिटी यहाँ बनी हुई है। देश विदेश की बहुचर्चित और सफलतापूर्वक एक हवाई अड्डा हैदराबाद का स्थापित हुआ है, जो पिछले 10-15 सालों में करीब 3 करोड़ यात्रियों को प्रतिवर्ष एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अपनी जिम्मेदारी अदा करता है। इसी के साथ एयर इंडिया की एक कैबिन क्रू पायलट्स इंजीनियर्स की ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी बेगमपेट एयरपोर्ट के करीब स्थापित हुई है। अभी उसका निरीक्षण करके मैं आपके समक्ष पहुंचा हूं। और फ्लाइट सिमुलेटर भी करीब 2 टेक ऑफ और 3 लैंडिंग मैंने स्वयं उस फ्लाइट सिमुलेटर पर आज किया है। और इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो प्रधानमंत्री का सपना था, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि भारत ट्रांसपोर्ट की क्रांति में सदैव एक फॉलोअर होता था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत होते हुए भारत को एक फॉलोअर की तरह नहीं, लेकिन विश्व का नेतृत्व करके आगे चलना होगा। और उसी सोच विचारधारा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के आधार पर
हमारे मंत्रालय को आदेशित किया गया कि जल्द से जल्द ड्रोन रूल्स हमें स्थापित करने होंगे, जिससे ड्रोन का क्षेत्र जो भारत में जंजीरों में जकड़ा गया था, उन जंजीरों को अलग छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की भावना भारत में पूर्ण रूप से हमें जागरूक करनी है। पिछले माह के अंत में ड्रोन रूल्स और ड्रोन पॉलिसी 2021 की घोषणा हमने की और इस पॉलिसी में यह संयोजित किया गया कि जहां एक तरफ विश्वास का रिश्ता, सेल्फ सर्टिफिकेशन का मसला और स्वतः का मॉनिटरिंग, इन तीनों मुद्दों पर आधारित एक ड्रोन पॉलिसी की घोषणा की गई है, जहां फॉर्म 25 से काटकर केवल 5 तक सीमित रख चुके हैं और फीस का स्ट्रक्चर 72 से काटकर केवल 7 तक सीमित रखा गया है। ह्यूमन इंटरफेस के बिना, मतलब जो मल्टीपल परमिशन लेने पड़ते थे, उसके बिना एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म रखा जाएगा, जहां हम लोग भी अपने डेटा को अपलोड करेंगे, फ्लाइट पाथ को अपलोड करेंगे और एक रिमोट एटीसी की तरह उस फ्लाइट पाथ की स्वीकृति हमें डिजिटली मिलेगी। तो कोई ह्यूमन इंटरफेस नहीं रहेगा, अपना डेटा अपलोड करो और अपना परमिशन लो और फिर ड्रोन की उड़ान को भरो। यह सोच विचारधारा हमारी। अब प्रश्न आपका होगा कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जो उड़ान के क्षेत्र में एयर ट्रैफिक कंट्रोल करती एक इंटरएक्टिव एयर स्पेस मैप रखा जाएगा, जहां ग्रीन जोन्स, येलो जोन्स और रेड जोन्स तीनों रेखांकित की जाएगी। ग्रीन जोन्स में परमिशन की जरूरत नहीं है 400 मीटर तक, येलो जोन्स में परमिशन की जरूरत है और केवल 200 मीटर तक हम उड़ान भर सकते हैं और रेड जोन में परमिशन प्रतिबंधित है। हर एक राज्य के साथ मिलकर ये डिजिटल एयर स्पेस मैप हम अगले 1-2 महीनों में हम लोग तैयार करेंगे और डिजिटल एयर स्पेस मैप और डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, इन दोनों के संगम के साथ एक नई हवाई यात्रा विश्व भर के लिए भारत से शुरुआत होगी प्रधानमंत्री जी के सपने के आधार पर। और उसी के तहत आज हमने विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की योजना का शुभारंभ किया और इससे दूर दराज इलाकों को चाहे वैक्सीन हो, सीरम हो, दवाइयां हो, तुरंत प्राप्त की जाएगी ड्रोन के जरिए। तो ये आज के मेरे दौरे की विचारधारा। इसी के साथ हमारी मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा और बैठक हुई वर्तमान के तेलंगाना की स्थिति पर, हवाई क्षेत्र की, और इसमें हमने ये निर्धारित किया है कि जो वर्तमान में 55 शहरों के साथ हैदराबाद जुड़ा हुआ है और करीब करीब 9 एयरलाइंस यहां से उड़ान भरती है और 13 अंतरराष्ट्रीय स्थानों के साथ हैदराबाद जुड़ा हुआ है और 230 उड़ान इंटरनेशनल यहां से उड़ान भरती है। जो केंद्र हैदराबाद बन चुका है, इसे आगे भी हमको बढ़ाना होगा और हैदराबाद का एक्सपेंशन भी हमको करना होगा। ये मेरी मांग रही थी और मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार की अनुमति के तहत, कंसेशनल एग्रीमेंट के तहत जल्द से जल्द हैदराबाद एयरपोर्ट का एक्सपेंशन भी होगा और राज्य सरकार भी इसके लिए तैयार है। इसी के साथ हम चाहते हैं कि हर राज्य में हब और स्पोक का सिस्टम हो। तो आज हमने प्रस्ताव रखे हैं 3 एयरपोर्ट्स के लिए,
2 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, मतलब हवाई पट्टी है लेकिन उसका विस्तारीकरण करना होगा, आधुनिकीकरण करना होगा। एक वारंगल में और दूसरा आदिलाबाद में, और दोनों में राज्य सरकार की स्वीकृति मिलते ही ATR 72 की प्लेन की लैंडिंग की सुविधा हम लोग वहां दिलवाएंगे, ताकि जल्द से जल्द ये दोनों पट्टियों पे भी जो हवाई सेवा कंपनियां अपनी सेवा प्रारंभ करना चाहती हैं, इन दोनों एयरपोर्ट्स में शुरू कर पाए। उसी के साथ एक नवी हवाई पट्टी जकारणपल्ली में, इसका प्रस्ताव भी हमने रखा है और इस पर भी राज्य सरकार ने कहा है कि वो इस पर कार्य कर हमें जरूर बताएंगे। ये रहा नागर विमानन क्षेत्र का। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जनता के विश्वास, जनता का प्यार जीतने में एक के ऊपर एक अग्रसर होती जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में हम 119 सीटों में से केवल 1 जीत पाए, और आप देखिए कि 3 साल में किस तीव्र गति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब के मार्गदर्शन में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के सानिध्य में, जनता का विश्वास, जनता का प्यार जीतने में अग्रसर होकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां विधानसभा में 3 महीने पहले 119 सीटों में से केवल 1 हम जीत पाए, वहां 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव में 17 संसदीय सीटों में से हम लोग 4 जीत पाए। इसका मतलब है कि जो 1% जीत का आंकड़ा विधानसभा के चुनाव में था 2018 में, वो बढ़कर 25% लोकसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। और उसी तारतम्य में जो बाय इलेक्शन रखे गए और नगर निगम और कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे 2020 में, जो एक बाय इलेक्शन था वो जीत कर हम आगे आए। रघुनाथ जी हमारे बीच में इसके गवाह बैठे हुए हैं, जहां जनता का आशीर्वाद और बर्दाश्त इनके साथ और पार्टी के साथ रहा है। और वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जहां 150 सीट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है, उनमें से 48 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई। और ये भी आप याद रखिएगा कि हम लोग केवल 100 सीट पर लड़े थे, हम 150 सीट पे नहीं लड़े। और उन 100 सीटों में से 48 सीट हम लोग जीत पाए, मतलब करीब करीब 50% सीट हम जीते और 58 सीट टीआरएस जीते। तो अंतर ज्यादा नहीं है। कोई प्रश्न हो तो मैं जवाब देने के लिए आपके समक्ष अपना परिचय भी दो ना, ताकि मैं भी आपको जान पाऊँ। अगले बार ये स्थिति होनी चाहिए कि मैं आपको नाम से पुकारूं। सॉरी, यू आर फ्रॉम पीटीए। व्हाट्स योर नेम? जानकी राम। जानकी राम जी, जानकी राम जी, बताइए सर। डिलीवरी ऑफ मेडिसिन्स एंड ड्रोन्स यूजिंग medicines and delivery of medicines using drones. Yes. What is the roadmap and what is the vision of the government that in expanding this initiative? Okay, let me just tell you that drones have tremendous potential in the country, tremendous potential in the world.
50 years has brought about a revolution in the world through technology. From the days when the first car was made, to the days when the first railroad was laid in the US, to the days when Alexander Graham Bell invented the phone, to the days when the Wright brothers invented the aircraft, to the days of the internet, to the days of the mobile phone, to the days today of drone technology. The only difference being that India is going to be at the forefront of this revolution. Our aim is that by 2030, India should be the global hub of drone technology. And that is very much possible for three reasons. One, our engineering talent, from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Tripura and Shillong. Two, our IT strength. Three, our youth force, 70% of India below the age of 35, much younger than me. And four, our history and our growth path of startups in this country. Now today on the Munch, I don't know whether you saw me, Bakirabad. Yeah. Today on the Munch, I had 3 young men with me who had all built startups in the last 2 years. Brain, from a very modest family but with a hunger in his soul. Did a startup called Marut for drones. Vikram Singh from Rajasthan, who did a startup called Eagle Flight. Ashfaq, who's done another startup for drones and combined it with Blue Dart. This is the actual treasure in our country. Our treasure is human talent, human resource. And that has, the doors for that talent has been thrown open by Prime Minister's vision on the new drone policy. And where does that opportunity come? Now if you bisect and dissect the drone value chain, one part of the value chain lies in the hardware. Imagine drones flying in our skies by the thousands. The capability of mass producing that hardware in our country. Along with that hardware comes the huge opportunity of software. Drone by itself, the hardware is like our skeleton. It's just the body. The soul is the software. And your bone structure and my bone structure will be the same. But our souls are different. And that, in the same way, the soul of every drone is the software. Medicine from the sky requires different software. Agriculture requires different software. Mining requires different software. Pradhan Mantri's dream of Swamitwa, land mapping, requires a different software. So think of the immense opportunities in software, alone in the sector. So one opportunity is in the hardware and software side. The second opportunity is in the service delivery. आज जो कुरियर आता है आपके यहाँ, जो आपका क्या कहते हैं Zomato और Swiggy और ये सब आता है आपके यहाँ. Imagine in another couple of years वो सब ड्रोन से आएगा आपके. आप पिज्जा मंगाओगे तो ड्रोन से आएगा आपके घर पे. आप कुरियर कंपनी से कुछ मंगाओगे तो ड्रोन से आएगा आपके. And so with the hardware, software and service delivery is the huge opportunity of employment. रोजगार के अवसर कितने उत्पन्न होंगे? हार्डवेयर के सेक्टर में अलग, सॉफ्टवेयर के सेक्टर में अलग, सर्विस डिलीवरी में अलग. और आप ये अनुमान लगाओ
18 साल का नौजवान संक्षिप्त प्रशिक्षण लेकर ड्रोन पायलट बन सकता है। आपका बच्चा, हमारा बच्चा, अब सबके बच्चे कल ड्रोन पायलट बन सकते हैं। और ड्रोन पायलट की तनख्वाह के लिए से 25 से 30 हजार रुपए प्रति माह हो सकती है। और जैसे कमर्शियल पायलट के लिए लाइसेंस लेने के लिए सालों साल रखना पड़ता है, ड्रोन पायलट के लिए आप 2-3 महीने में ड्रोन स्कूल से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो कितनी अपार संभावनाएं होंगी इससे, हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। और इससे इकोनॉमिक टर्नअराउंड, कई इंडस्ट्रीज के वैल्यू चेन पूरी तरह से बदलेगी। और सबसे ज्यादा मुनाफा अगर होगा तो सामान्य उपभोक्ता के लिए इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत। एक महिला से मैं अगर प्रश्न ले पाऊँ, अगर आपको just 2 questions. One political and one relating to your department. There was an attack in Jammu to the drone. So there have been some concerns about Absolutely. standards for enforcement. Correct. And also for technology support, technical support and communication. So how are these concerns being handled? We have put in place very strong measures for 2 aspects. What is paramount in our mind are 2 aspects: security and safety. And we have put in place very strict measures for security and safety. Now think about it this way. Think about it this way. The same way that you register your vehicle, जैसे वर्तमान में आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्री करते हैं, उसी तरह आपको अपनी ड्रोन की रजिस्ट्री करनी है। हर, जैसे गाड़ी की शैसी नंबर होती है, हर ड्रोन की शैसी नंबर होगी और वो आपके लाइसेंस के साथ मिली हुई होगी। So every drone will have a face behind the drone. It is not going to be a piece of inanimate hardware. केवल एक जीवन के बिना हार्डवेयर नहीं होगा, उस हार्डवेयर के पीछे एक मनुष्य भी होगा। Every drone will be registered. Every drone pilot will have to submit his or her Aadhaar card and her passport. Every import will go through a screening process because we want to make sure that we have Atmanirbhar Bharat, which means drone production within India as opposed to imports from outside India. All security agencies will have direct access to digital sky platform and interactive airspace map. And after 2-3 months, we are going to introduce many more measures like switch on, switch off. If a drone veers from its flight path, then you can switch off that drone. Every drone will have a beacon in it, which will constantly beep and emit latitude and longitude, just like a plane, a fixed wing plane. So all those security measures are in place. And also remember one thing, every technology that comes in also populates anti-corruption against that technology. So go back to the days when you first had the DAPA computer and you first had software. Then what happened? You developed anti-piracy software. So with every invention, you also develop countermeasure inventions. The same will happen with drones. You will also be developing anti-drone software. So all those measures will be taken care of. And most importantly, the opportunity for drone also lies in the area of human transport. There will come a day, not today or tomorrow, पर वो एक दिन अवश्य आएगा। आज आप टैक्सी में बैठते हो, जमीन पर उबर को बुलाते हो और दूसरा कौन सा है, ओला को बुलाते हो,
वो दिन भी दूर नहीं, अब समय आएगा। कब आएगा मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर समय आएगा जब आप ओला उबर को बुलाओगे तो एयर टैक्सी। तो ये सारी अपार संभावना है जिसमें भारत अग्रसर होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। कैसे हो विकास? देखो पीछे बहुत बातचीत कर रहे थे, अभी खुश हो गया तुम्हारा? सबका साथ सबका विकास। चलिए मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने कहा कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास जीत रही है और हमें अगली बार जब हम सरकार बना रहे हैं, ठीक है, आपने कुछ हद तक सही कहा। बंडी संजय जी सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार, वंशवादी सरकार, इससे हमें जो सारे मुख्यमंत्री को जेल भेजेंगे। इस समय भाजपा टीआरएस सामने सामने खड़ी है और केंद्र से आने वाले मंत्री सीधा सामने के खेमे में जाकर सरकार की प्रशंसा करते हैं। ऐसे में यहाँ का कैडर जनता असमंजस में है, यहाँ के नेता सच कह रहे हैं या केंद्र सरकार से आने वाले मंत्री सही कह रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा स्पष्टता दीजिए। So इससे related एक और सवाल मैं पहले विकास जी का प्रश्न का उत्तर दूं। विकास जी आपको राजनीति में आया है, अगर आप मेरा सलाह लेना चाहते हैं तो आपको जरूर राजनीति में आना है। मैं आपका प्रश्न का सीधा सीधा जवाब देना चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार का मंत्री, मैं भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक जिम्मेदारी भी दी। नागर विमानन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो वो मेरी जिम्मेदारी, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हो वो मेरी जिम्मेदारी। और अगर मुझे किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है मेरे मंत्रालय के क्षेत्र में, जिससे प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा की जन सेवा के लक्ष्य को हमें बढ़ाना है, और अगर मुझे उसमें मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करूं तो मुझे तो आश्चर्य है कि आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने आपको टोका नहीं, कृपा करके मेरी बात भी सुनिए। कठिनाई है कि संकीर्ण विचारधारा रखना हमें बंद करना चाहिए। ये देश में प्रगति आए, ये देश में विकास आए, ये हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। अगर ड्रोन का कोई कार्यक्रम हो तो केंद्र सरकार का मंत्री होते हुए, उस विभाग का नेतृत्व करते हुए मेरा दायित्व होना चाहिए कि उसमें मैं अपना शिरकत करूं। और अगर दवाइयां पहुंची जा रही हैं, ये भी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था, और इसमें केंद्र सरकार ने भी पूर्ण मदद किया है इस कार्यक्रम में। चाहे वो मेरा विमान नागर विमानन क्षेत्र का मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, इन सब की अनुमतियों को लेकर यह संभव हो पाया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जो 16 कॉरिडोर में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की योजना आज चल रही है, उन 16 एयर कॉरिडोर की अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई। जो 3 महीने में वो स्टडी का निचोड़ निकलेगा, वो भी केंद्र सरकार उस पर विश्लेषण करेगी। तो कभी कभी थोड़े, मेरा सुझाव है आपको, अन्यथा मत लीजिएगा, थोड़े अपने संकीर्ण विचारधारा से जरूर निकलेगा। नंबर 1 नहीं, हमारी अरे बाबा उत्तेजित मत होइए भैया। मैं मुस्कुराते हुए आप देख नहीं पा रहे क्योंकि मैंने मास्क पहना है, पर मुस्कुराते हुए मैं आपको कह रहा हूं उत्तेजित मत होइए। जिंदगी में उत्तेजित कभी नहीं होना चाहिए। आपको बोलने का हक है तो उतना भी प्रजातंत्र में मुझे बोलने का हक है। मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात सुन ली। विपक्ष पार्टी का आरोप है, वो क्या है? हो गया। अगर मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया, उनसे मिलने गया, और उसका ब्यौरा भी मैंने आपको दिया है, जिन मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई उसका ब्यौरा भी मैंने आपको दिया है। तो अगर राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में मैं कोई कदम उठाऊं तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे बौद्धिक क्षमता के व्यक्ति कोई इतराज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, one of the Telugu state का related question, तिरुपति एयरपोर्ट एंड गन्नावरम एयरपोर्ट दोनों के प्राइवेटिंग करते हैं ना, वो तो क्या, व्हाट इज द रीजन दोनों के एयरपोर्ट? देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया।
में हमारा क्या दायरा है? वर्तमान में नागर विमानन क्षेत्र में हमारे करीब करीब 136 हवाई अड्डे हैं। कोई ऐसे हवाई अड्डे हैं जहां 7 करोड़ यात्री तक हर साल यात्रा करते हैं। उदाहरण के तौर दिल्ली या यहां हैदराबाद में मैंने कहा करीब करीब 3 करोड़, बेंगलोर में करीब 4.5 करोड़, मुंबई में करीब 4.5-5 करोड़। पर क्या हम वहीं तक सीमित रहे? क्या हमारा सपना नहीं होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल वाला पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाए? और अगर वो हमारा लक्ष्य है तो उसकी लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी? जब छोटे छोटे शहरों को भी हम विमान सेवा के साथ जोड़ें। और ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य और सोच और विचारधारा के आधार पे ही पूरे देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं आपको कहूं कि हवाई सेवा का लोकतांत्रिकरण, प्रजातांत्रिकरण हुआ है। मैं उदाहरण आपको दे दूं, दरभंगा जैसा एयरपोर्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हवाई सेवा के मानचित्र से उड़ गया, वहां प्रधानमंत्री जी ने 2017-18 में एयरपोर्ट स्थापित किया और आज 150 फ्लाइट्स पर वीक दरभंगा से उठ, आसाम में रिप्सू, उड़ीसा में झरसुगुड़ा, ऐसी इतनी कहानियां हैं जहां देश की जनता उत्सुकता से हवाई सेवा के साथ जुड़ना चाहती है। और उड़ान योजना के तहत आपका हवाई सेवा का टिकट फर्स्ट क्लास रेल सेवा की टिकट के प्राइस से कम हो चुका है। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप 2 दिन के लिए आप कहीं जाना चाहते हैं, आपके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण अपना समय है, फट करके जाओ, 2 दिन बिताओ, फट करके वापस आओ। तो अगर वो हवाई सेवा आपको देनी होगी तो मुझे हवाई अड्डों का विकेंद्रीकरण करना होगा। और हवाई अड्डे का विकेंद्रीकरण कैसा होगा? जब जो मैच्योर हवाई अड्डे हैं उनको हम प्राइवेट सेक्टर को सौंप दें और जो राशि हमें उन हवाई अड्डों से मिलेगी वो राशि हम नए बीज बोए पूरे देश में हवाई अड्डों, तभी तो हो पाएगा। और ये भी आप याद रखें कि जो हवाई अड्डे की आप बात कर रहे हैं वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन होता है जब मैंने ये डब्बा रघुनाथ जी को दे दिया सदैव के लिए। ये एयरपोर्ट रघुनाथ जी को नहीं जा रही है सदैव के लिए, ये डब्बा रघुनाथ जी को केवल 50 साल के लिए जा रही है। यस, और 50 साल के बाद जो भी निवेश रघुनाथ जी इस हवाई अड्डे में करेंगे वो निःशुल्क वापस सरकार के पास। और आज मुझे इसके लिए जो निवेश मैंने किया है इस हवाई अड्डे में, उसके लिए रघुनाथ जी मुझे चेक काट, ये फ्री में नहीं मिल रहा है। तो सरकार को राशि भी मिल रही है, सरकार को वार्षिक आय भी मिलेगा, पर पैसेंजर भी रघुनाथ जी आय देंगे मुझे, और 50 साल बाद पूरा एयरपोर्ट मुझे वापस मिलेगा। तो ये तो मैं आपको बताऊं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो हिंदी का कहावत है, मैं कहूं कि चट भी सरकार भी, पट भी सरकार भी। प्लीज लेट समवन। अब आराधना जी आपने भी पूछ लिया, बाकी कोई? सर मैं क्वेश्चन नहीं पता करना चाहती हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट इज एट व्हाट स्टेज? 15 तारीख को बिट रहा है ये 15 ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, फिर आई हैव टू रश। बेगमपेट एयरपोर्ट का सर्विस सेंटर को फायदा, सर्विस सेंटर को चलता है ना, उसका फायदा पैसा बेगमपेट, हाँ सर्विस सेंटर मतलब बनाया था ना वो एयर इंडिया का, एयर इंडिया का सर्विस सेंटर। एयर इंडिया की जो सर्विस है उनका मैंने निरीक्षण किया है, अच्छा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और मुझे मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।